न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स यूनिट में सेकंड चैप्टर है और अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो काफ़ी अच्छा वेटेज है। 6 से 7 क्वेश्चन तो हमेशा इस चैप्टर से आते हैं। इस बार 9 क्वेश्चन आए थे, थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, लेकिन 6-7 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, लगभग लगभग सभी हेडिंग से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। तो चैप्टर का नाम डालें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हो, बगैर हेडिंग के पैराग्राफ लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में केवल 4 क्वेश्चन लिखे हैं कि मेंडल के टाइम जो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था वो फैक्टर थे, जिसको मेंडेलियन फैक्टर भी कहा जाता है। लेकिन मेंडल के फैक्टर क्या थे, उनका कोई फिजिकल प्रूफ मेंडल नहीं दे पाए थे। और ये 1865 की बात है, जब मेंडल ने फैक्टर का आधार दिया था इनहेरिटेंस के हिसाब से, कि फैक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं और तभी इनहेरिटेंस होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग 100 साल और लग गए ये पता होने में कि इनहेरिटेंस का जो मेन बेसिस है वो डीएनए है या उस पर पाए जाने वाले बेस सीक्वेंस हैं। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये बात पता चली बाद में। किसी भी लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के नाम पर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। जिसमें से जो डीएनए, उससे जुड़े 2 सवाल हैं कि डीएनए ही मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए ही मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है। मतलब डीएनए और आरएनए की तुलना की जाए तो डीएनए ज़्यादा पाया जाता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन आरएनए का मेन काम जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए का मोस्ट फंक्शन मैसेंजर का है, ये मैसेंजर का काम करता है। अभी आगे पढ़ेंगे मैसेंजर क्या होता है। तो एक होता है मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनवाता है, तो मैसेंजर इसका मेन काम है। लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल डाइवर्स एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। जैसे आरएनए ही आपको एडाप्टर की तरीके से मिलेगा, आरएनए ही आपको एंजाइम या कैटालिस्ट की तरीके से मिलेगा, आरएनए से स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये स्ट्रक्चरल भी होता है। तो आरएनए के कई काम होते हैं। फिर भी अगर चूज करना पड़े कि आरएनए का मेन काम क्या है, तो आंसर देंगे ये मैसेंजर की तरीके से मेन काम करता है। ये जेनेटिक मटेरियल भी है, ये एडाप्टर भी है, ये स्ट्रक्चरल भी है, ये कैटालिटिक मतलब एंजाइमेटिक भी है, क्योंकि बैक्टीरिया में पाया जाता है 23S राइबोसोमल आरएनए, जो एंजाइम के तरीके से क्या करता है, काम करता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में लिखी है, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख लीजिए। एनसीईआरटी में लिखा है मेंडल के टाइम मेंडेलियन फैक्टर
की बात की गई थी वही बेसिस थे इनहेरिटेंस का, लेकिन इसका नेचर, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे। फिर बाद में तब पता चला कि किसी भी लिविंग सिस्टम में दो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक का नाम डीएनए और एक है आरएनए। फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या अंतर, वो अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लिखते चलेंगे। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए act as genetic material in most of organism, और डीएनए ही है मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में कई क्वेश्चन हैं। आरएनए काम करता है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ में, जैसे स्पेशली वायरस में। वायरस में दो नाम याद रखिएगा, एक है टोबैको मोज़ेक वायरस, और एक और नाम याद रखिएगा रोटा वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसी तरीके से आरएनए काम करता है एक्ट एज मैसेंजर, एडाप्टर, स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक या एंजाइमेटिक। जैसे एमआरएनए है, ये क्या है, एज मैसेंजर, और यही मेन मोस्ट कॉमन फंक्शन है। जैसे कि टीआरएनए, ये एज एडाप्टर है। राइबोसोमल आरएनए एज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक। क्यों स्ट्रक्चरल, क्यों, क्योंकि बनाता है राइबोसोम, स्ट्रक्चर है। और कैटालिटिक में कैसे, तो एक है 23S राइबोसोमल आरएनए,
ये क्या करता है, एक्ट एज एंजाइम इन बैक्टीरिया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है देख लेते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट इनहेरिटेंस पैटर्न का जेनेटिक बेसिस था, और मेंडल के टाइम पर नेचर ऑफ फैक्टर जो इनहेरिटेंस को रेगुलेट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। करा अगले 100 साल लग गए ये पता करने में कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो अंततः ये पता चला कि जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए और आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं किसी भी लिविंग सिस्टम में। इसमें से ये टिक कर लो, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि आरएनए की अगर बात करेंगे तो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम, जैसे कहा वायरस, कुछ वायरस, और वायरस में भी सभी वायरस में नहीं, कुछ वायरस में डीएनए भी होता है। लेकिन आरएनए का मोस्ट फंक्शन क्या है, तो आरएनए का मेनली फंक्शन मैसेंजर की तरीके से है। आरएनए के और भी रोल है, ये एडाप्टर भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, और ये कैटालिटिक या एंजाइमेटिक भी हो सकता है। क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और उसकी मोनोमर यूनिट जो बनाएगी न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, आरएनए कैसे बनेगा, कहाँ से डीएनए से मतलब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पढ़ेंगे, या प्रोटीन सिंथेसिस क्या पढ़ेंगे, इससे क्या मतलब है। हाँ भाई, एक लाइन ये है, मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आंसर दीजिएगा क्या है, डीएनए ही है। हेडिंग डालिए डीएनए। हेडिंग डालिए डीएनए। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वास्तव में क्या है, तो कहोगे ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, इसी नाते इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो वास्तव में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर आरएनए होगा तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और अगर डीएनए का है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लंबाई कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। स्पेशली न्यूक्लियोटाइड का पेयर होगा, क्योंकि डीएनए में पेयर होता है, तो यदि कम न्यूक्लियोटाइड पेयर होंगे तो डीएनए छोटा होगा, और अगर बड़ा ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर होंगे तो डीएनए बड़ा होगा। कहने का मतलब लेंथ का सीधा रिलेशन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर और एक न्यूक्लियोटाइड एक बेस के बराबर होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड पेयर का मतलब एक बेस पेयर। अगर किसी में बेस पेयर ज़्यादा है तो डीएनए की लंबाई ज़्यादा, और अगर बेस पेयर कम है तो डीएनए की लंबाई कम। तो बेस पेयर से डीएनए का रिलेशन कैसा है, तो यह फार्मूला है। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो नंबर ऑफ बेस पेयर को गुणा कर दीजिए, दो बेस पेयर के बीच की दूरी, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी याद है 0.34 नैनोमीटर। अगर मीटर में लिखोगे तो 0.34 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं,
कि आपको लेंथ दे देगा, बेस पेयर पूछ लेगा, या बेस पेयर दे देगा, लेंथ पूछ लेगा, तो वो भी फार्मूले से आप निकाल लीजिएगा। अब जब आप निकालोगे तब पता चलेगा कि दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज में नंबर ऑफ बेस पेयर अलग अलग होते हैं, और ये पहचान का मसला है। जैसे ह्यूमन में अलग होंगे, बैक्टीरिया में अलग होंगे, किसी में अलग होंगे, किसी में अलग होंगे। यहाँ डाटा एक दिया हुआ है, 2 वायरस के नाम लिखे हुए हैं। ऐसा कोई भी वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज में 5174 5300 8 382 है ना, 86 5386 न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरीके से लैम्डा फेज दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502 बेस पेयर दिया है। ऐसे ही इकोलाई है, ऐसे ही ह्यूमन है। तो ये तो डाटा रटने वाला वो हम लोग रट लेंगे। तो यहाँ जो काम की बात है कि यदि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हमको ये पता चल जाए कि इतने बेस पेयर हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना लंबा डीएनए है। या लंबाई पता हो तो हम क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर पता कर सकते हैं। तो जनरल बातें हैं, अभी डीएनए का कुछ विशेष नहीं पढ़ा है। तो जनरल क्वेश्चन लिख लीजिए। डीएनए क्या है? तो ये है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये वास्तव में क्या है? ये पॉलीमर है। किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मतलब लॉन्ग चेन है। न्यूक्लियोटाइड है। अब सवाल है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो लेंथ ऑफ डीएनए होता है वो रिलेट होता है किससे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड पेयर या बेस पेयर भी कह सकते हैं। फार्मूला है लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है तो नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन ट्रू बेस पेयर। और डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर या 0.34 गुणे 10⁻⁻⁹ मीटर। बात तो एक ही है। तो ये भी तो कह सकते हो कि लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है तो नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.34 गुणे 10⁻⁹। अगर ये कर देंगे तो ये आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड present in 1.7 meter long double stranded DNA। तो फार्मूला आपको पता है कि यदि लेंथ निकालना है तो बेस पेयर को गुणा कर देते हैं 0.34 गुणे 10 की पावर -9 से। यदि बेस पेयर निकालना है तो लेंथ बटे 0.34 गुणे 10 की पावर -9 वैल्यू रख देते हैं। लेंथ कितना है 1.7, नीचे 0.34 गुणे 10 की पावर -9। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये दशमलव हटा देंगे, ये दशमलव हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या 5 गुणे 10 की पावर 9। क्या 5 गुणे 10 की पावर 9 बेस पेयर आए हैं। बेस पेयर है 5 गुणे 10 की पावर 9 और ये पूछा नहीं है, पूछा है न्यूक्लियोटाइड। एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक बेस पेयर में 2 बेस होते हैं या 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो कितने बेस पेयर, तो अगर हमको न्यूक्लियोटाइड निकालना है तो बेस पेयर को 2 से गुणा कर दें कि 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। भैया न्यूक्लियोटाइड की संख्या बेस पेयर की संख्या के डबल होगी। न्यूक्लियोटाइड पेयर में होता है, न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है तो कितनी संख्या है 5 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 तो कितना आ गया 10 गुणे 10 की पावर 9 इक्वल टू 10 की पावर 10 आया। चलो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड के पेयर या बेस के पेयर, ये कैरेक्टर होता है ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज का। जैसे सबसे पहला एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है जिसका नाम फाई 174 कितने 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो यहां पेयर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहां सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि यहां
अच्छा, इसी तरीके से दूसरा है बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा, इसमें है 48। दो क्या बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड पेयर, या कितने न्यूक्लियोटाइड, तो इसका डबल कर दोगे, 2 गुणे 48 502 बेस। इसी तरीके से एक बैक्टीरिया जिसका नाम ई कोलाई, कितने हैं, कितने बेस पेयर हैं, 4.6 गुणे 10⁶ बेस पेयर। और इसी तरीके से ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितने बेस पेयर, 6.6 गुणे 10⁹ बेस पेयर। तो ह्यूमन हैप्लॉयड सेल 3.3 गुणे 10⁹ बेस पेयर। अगर हम लोगों में इतने बेस पेयर हैं तो लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होगी, तो कहोगे 2.2 मीटर। और अगर हैप्लॉयड हो जाए तो लेंथ ऑफ डीएनए 1.1 मीटर। हेडिंग डालिए, एनसीईआरटी में है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये डाटा रट लीजिएगा केवल जितना लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है मेनी न्यूक्लियोटाइड। अब किसी भी न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं। यहां जो कुछ भी लिखेंगे वो सब बायोमॉलिक्यूल में हम लोग लिख चुके हैं, बस उसी को दोबारा लिखना है। तो सुनते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट। पहले पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होती है, तो ये एक 5 कार्बन शुगर होती है जो 2 टाइप की होती है। एक का नाम राइबोज और दूसरे का नाम डीऑक्सीराइबोज। तो न्यूक्लिक एसिड के जो 2 नाम हैं, आरएनए और डीएनए, वो इसी शुगर के आधार पर होते हैं।
राइबोज की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये 5 कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा। पहले कार्बन पर OH लगा है, दूसरे कार्बन पर OH लगा है, तीसरे कार्बन पर OH लगा है और पांचवें कार्बन पर OH लगा है। अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पहले कार्बन पर OH लगा है, तीसरे कार्बन पर OH लगा है और पांचवें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। क्या अंतर है? तो अंतर दिख जाना चाहिए। सेकंड कार्बन पर OH है तो वो राइबोज है और सेकंड कार्बन पर OH नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज है। तो राइबोज में क्या है? तो कहोगे OH प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन। और डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या है? OH एब्सेंट एट सेकंड कार्बन। एक और, राइबोज किसमें पाया जाएगा? तो आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोज किसमें पाई जाएगी? डीएनए में। तो राइबोज किसमें है और डीऑक्सीराइबोज किसमें है? तो जिसमें सेकंड नंबर पर OH है वो राइबोज है, वो आरएनए में है, और सेकंड नंबर पर OH नहीं है वो डीऑक्सीराइबोज है और वो डीएनए में है। दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस एक हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड होता है और नाइट्रोजिनस बेस दो कैटेगरी के होते हैं। एक है प्यूरीन बेस। प्यूरीन बेस की खास बात है कि इसमें दो साइक्लिक रिंग होती है और प्यूरीन बेस के बाद दूसरा है पिरीमिडीन बेस। इसमें एक ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। ये सब हम लोग बायोमोलिक्यूल में लिख चुके हैं। अगर हम प्यूरीन की बात करेंगे तो प्यूरीन दो टाइप के होते हैं, एडेनिन और अगर हम पिरीमिडीन की बात करेंगे ये तीन टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। तो टोटल 5 हो गए। इसमें से एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन किसमें है? तो कहोगे इन डीएनए एंड आरएनए बोथ
दोनों में पाए जाएंगे, जबकि थायमीन ओनली इन डीएनए और यूरेसिल ओनली इन आरएनए। आरएनए में यूरेसिल है किसकी जगह पर? थायमीन की जगह पर, इन प्लेस ऑफ थायमीन। ये सब बायोमोलिक्यूल में लिख चुके हैं, वही दोबारा लिखे हैं। तो देखिए होना क्या है कि मेन चीज है नाइट्रोजनस बेस, और ये बाइंड कर जाएगी पेंटोज शुगर से। तो जैसे बाइंड करेगी वैसे बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और जो न्यूक्लियोसाइड है उससे बाइंड कर जाएगा फास्फेट, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। और किसी डाई न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाएं, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसी को कहते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो नाइट्रोजनस बेस में जुड़ा क्या? पेंटोज शुगर, या पेंटोज शुगर में क्या जुड़ा? नाइट्रोजनस बेस, तो बना न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ा तो बना क्या? न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा जुड़ा तो डाई बना, फिर और जोड़ते चले गए तो क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ हमको ये याद रखना है कि कैसे न्यूक्लियोसाइड बनेगा और कैसे न्यूक्लियोटाइड बनेगा और कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, बस ये 3 क्वेश्चन है। और बॉन्ड कैसे बनता है? कभी लिखे नहीं, जरा देख ले। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पेंटोज शुगर है, और इसमें पहले नंबर कार्बन पर OH है, अभी लिखेंगे नहीं। दूसरे नंबर पर OH है, तीसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर OH है। ये एक पेंटोज शुगर है। अब अगर आरएनए बनना होगा तो ये वाला OH होगा, और अगर आरएनए नहीं बनना होगा, डीएनए बनना होगा, तो ये वाला OH नहीं होगा। तो ठीक है, उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। और इसके साथ जोड़ दिया जाए नाइट्रोजनस बेस को, तो देखो कैसे बॉन्ड बनेगा। तो होता क्या है, ये है पहला कार्बन और ये है पहला OH। पहले कार्बन का जो पहला OH है उसी को रिप्लेस करके वहीं क्या जोड़ देंगे? नाइट्रोजनस बेस। तो जोड़ लेते हैं। ये पेंटोज शुगर है, इसके 3 नंबर पर OH है, इसके 5 नंबर पर OH है, और 2 नंबर पर भी मैंने OH लिख रखा है, मतलब आरएनए का है। तो इसके 1 नंबर कार्बन पर क्या जोड़ देंगे? नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ बॉन्ड बना देंगे। यहाँ जो बॉन्ड बना उसका नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
और जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है उसका नाम न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन मान लेते हैं कि ये OH ना हो तो इसका नाम डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। बस आप नाम बताते चलें। अगर आरएनए बना रहे होंगे तो न्यूक्लियोसाइड के नाम बताओ बस, तो देखो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। अगर यहां एडेनिन जोड़ोगे तो ये बनेगा एडिनोसिन, ये बनेगा। लेकिन अगर ये यहां OH नहीं है तो ये क्या बनेगा, डीऑक्सी एडेनोसिन। भाई ये न्यूक्लियोसाइड है, ये डीएनए वाला न्यूक्लियोसाइड है। तो अगर डीएनए बनना होगा तो डीऑक्सी एडेनोसिन कहोगे, अगर आरएनए है तो एडेनोसिन कहोगे। अच्छा, अगर यहां ग्वानिन जुड़ जाए तो नाम क्या दोगे, ग्वानोसिन, क्या कहोगे, ग्वानोसिन। और अगर यहां OH ना हो तो कहोगे डी ग्वानोसिन। अच्छा, अगर यहां साइटोसिन जोड़ना हो तो बनेगा साइटिडीन। और अगर यहां OH ना हो तो डीऑक्सीसाइटिडीन। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, अगर आरएनए होगा तो यहां क्या जुड़ेगा, यहां OH होगा एक बात, और यहां थाइमिन जुड़ेगा, यूरेसिल। और अगर यूरेसिल जुड़ेगा तो बनेगा क्या, तो बनेगा यूरिडीन। लेकिन मान लेते डीएनए बन रहा है तो यहां OH नहीं होगा, और यहां क्या जोड़ोगे, तो क्या लिखोगे, डीऑक्सी यूरिडीन। तो कहोगे डी ऑक्सी थाइमिडीन। तो थाइमिडीन कहीं बोलोगे ही नहीं, क्योंकि थाइमिडीन बनना ही नहीं है। थाइमिडीन आरएनए बनने का मतलब क्या, उसमें होता नहीं है। तो आराम से बताएं, न्यूक्लियोसाइड के कितने नाम, तो कहोगे न्यूक्लियोसाइड में ये नाम है किसके लिए, और ये सारे नाम किसके लिए, डीएनए। इसलिए हमने यहाँ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड लिख दिया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या जोड़ देते हैं, फास्फेट जोड़ देते हैं। तो अगर फास्फेट जोड़ना होगा तो ये जो OH है कितने नंबर कार्बन पर है, 5 नंबर कार्बन, इसी जगह जुड़ेगा। तो रिजल्ट देखो क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ये तो पेंटोज शुगर जैसे थी वैसे है। इसके 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ चुका है, 1 नंबर कार्बन पर जुड़ चुका है नाइट्रोजनस बेस। और इसके 5 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, फास्फेट। बस यहां जो बांड है वो बताना है आपको, यहां जो बांड बना है तो इसका नाम फास्फो डाइस्टर नहीं कहेंगे, ये फास्फोइस्टर बांड है, डाइस्टर भी नहीं बना है। अच्छा, यहां जैसे OH था वैसे लिख देंगे, यहां अभी ऐसे OH हमने लिख दिया है। तो बताओ इसका नाम अब क्या पड़ जाएगा, इसका नाम न्यूक्लियो टाइड। बस नाम बताओ क्या क्या लिखोगे। तो अगर आरएनए वाला होगा तो, और अगर डीएनए वाला होगा तो नाम अलग अलग होंगे ना, आरएनए वाले नाम बताओ बस। तो अगर एडिनोसिन बना है तो क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। अगर ग्वानोसिन बना है तो गुआनाइलिक एसिड। अगर साइटिडीन बना है तो साइटिडाइलिक
एसिड, और अगर यूरिडीन बना है तो लेकिन अगर ये डीएनए वाला है तो नाम बदले होंगे। यहां क्या लिखोगे? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, इतने नाम होंगे। तो 2 लाइनें यही नीचे लिख लीजिए। नाइट्रोजनस बेस कहां जुड़ता है? तो कहोगे नाइट्रोजनस बेस बाइंड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर टू मेक न्यूक्लियोसाइड। और फास्फेट कहां जुड़ता है? फास्फेट बाइंड टू फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर टू मेक न्यूक्लियोटाइड। लिख लीजिए। नाइट्रोजनस बेस बाइंड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बाई कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। जबकि फास्फेट कहां जुड़ता है? फास्फेट बाइंड टू फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बाई फास्फो ईस्टर बॉन्ड। फास्फो डाई ईस्टर मत कर दीजिएगा। अब हमको ये देखना है कि फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। इधर देखें जरा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड, मान लेते हैं ये डीएनए का ही न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा तो इसके 1 नंबर पर क्या मिलेगा? नाइट्रोजनस बेस। और इसके 5 नंबर पर क्या मिलेगा? फास्फेट। और 3 नंबर पर क्या मिलेगा? OH। मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहां भी वही स्थिति है। इसके 1 नंबर पर क्या है? नाइट्रोजनस बेस। 2 नंबर पर OH नहीं है, 3 नंबर पर OH है और 5 नंबर पर क्या है? फास्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये भी क्या है? इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कह सकते हो। ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है, नंबरिंग भी कर लेते हैं। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये 5th कार्बन है। तो होता ये है कि जो थर्ड कार्बन का OH है और 5th कार्बन का जो फास्फेट है, इसके बीच रिएक्शन हो जाएगी।
और जब यहाँ रिएक्शन हो जाएगी तो देखो बनेगा क्या। इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये जैसे था मैंने वैसे ही बना लिया। एक नंबर पर अभी भी क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस, और 5 नंबर पर अभी भी क्या लगा हुआ है, फास्फेट। अब देखो क्या होगा, यहाँ का फास्फेट इस OH से जब जुड़ेगा तो यहाँ स्थिति ऐसे हो जाएगी। जरा देख ले, देखिए क्या चेंज आया है। ये फास्फेट जब जुड़ा था तो ये भी तो OH से ही जुड़ा था ना, तो यहाँ जो ये बांड बना ये स्टर बांड है, और ये नया स्टर बांड बना है। तो क्या कहोगे, एक स्टर बांड ये बना, एक स्टर बांड ये बना, बीच में क्या दिख रहा है, फास्फेट। तो ये जो बांड है ये, इसी का नाम फास्फो डाई स्टर बांड है। नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। यहाँ भी देख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। आराम से बताएं, फास्फो डाई स्टर बांड किस किस कार्बन के बीच है। तो कहोगे 3rd कार्बन और 5th कार्बन है। इसी नाते इसका पूरा नाम 3,5 फास्फो डाई स्टर बांड। उल्टा नहीं बोलेंगे, 5,3 नहीं बोलेंगे, 3,5 ही बोलेंगे। ये पहला न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा। तो फास्फो डाइस्टर बांड बनता कैसे है, तो कहोगे एक न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन पर जो OH था, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन पर जो फास्फेट था, उसके बीच बांड बना है और इसका नाम क्या पड़ गया, फास्फो डाइस्टर बांड। तो ये है किसके किसके बीच, तो कहोगे बिटवीन OH एट कहां, 3rd कार्बन और फास्फेट कहां, 5th कार्बन। पहले न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का OH और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के फास्फेट के बीच बना है। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, 3,5 फास्फोडाइस्टर बांड। ठीक है, बना लीजिए। अब जो ये स्ट्रक्चर बना है इसका नाम क्या है, अब जो बन के तैयार हुआ है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए है क्या, इस डाई न्यूक्लियोटाइड में से ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका ये OH फ्री है और ये रिएक्टिव ग्रुप होता है। तो हो सकता है यहाँ तीसरा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाए, चाहे तीसरा जोड़िए चाहे चौथा जोड़िए चाहे जितने जोड़िए, जो सबसे आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3 नंबर कार्बन का OH फ्री होगा और जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 5 नंबर कार्बन का फास्फेट फ्री होगा। ठीक है, तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक किनारे पर क्या मिलेगा, फास्फेट फ्री मिलेगा और दूसरे किनारे पर 3 नंबर कार्बन का OH फ्री मिलेगा। इसी नाते पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक किनारे को कहते हैं 5' इंड और दूसरे किनारे को कहते हैं 3' इंड। 5' इंड कहने का मतलब क्या है, 5' इंड कहने का मतलब है 5वें कार्बन पर फास्फेट क्या है, फ्री है, और 3' कहने का मतलब तीसरे कार्बन पर OH क्या है, फ्री है। अच्छा, ये है क्या, सुगर, फिर क्या है फास्फेट, फिर क्या होगा सुगर, तो फिर फास्फेट, फिर सुगर। तो चेन देखो कैसे बनेगी, चेन ये बनेगी, ये सुगर होगा, फिर फास्फेट होगा, फिर सुगर होगा, फिर फास्फेट होगा,
फिर शुगर होगा। अंततः जो सबसे लास्ट शुगर होगा उसमें फ्री हमको क्या मिल जाएगा, इसमें हमको फ्री मिल जाएगा OH, और इसमें फ्री क्या मिल जाएगा, फास्फेट। बस आपको ये बताना है कि ये फास्फेट फ्री कहाँ होगा, तो कहोगे थर्ड कार्बन पर फ्री होगा। सॉरी, कहाँ होगा, फिफ्थ कार्बन। किस कार्बन पर फ्री होगा, फिफ्थ कार्बन। और ये OH कहाँ होगा, थर्ड कार्बन पर फ्री होगा। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस कहाँ चले गए, तो ये शुगर जो है इसी से तो नाइट्रोजनस बेस जुड़े होंगे। तो अगर हम किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखेंगे, किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखेंगे, तो एक किनारे पर हमको क्या लगा मिलेगा, फास्फेट, और एक किनारे पर क्या लगा मिलेगा, OH। इस किनारे को कहेंगे, इस किनारे को कहेंगे 5' इंड, और इस किनारे को कहेंगे 3' इंड। 5' इंड क्या रिप्रेजेंट करेगा और 3' इंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फ्री फॉस्फेट। कहां पर, एट फिफ्थ कार्बन। और 3' इंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो कहोगे फ्री एट थर्ड कार्बन। और ये जो बना है ये स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कि बनी किसकी है, तो कहोगे शुगर एंड फास्फेट। और जहां जहां शुगर होगा वहां वहां क्या निकले होंगे, एक नाइट्रोजनस बेस ये होगा, दूसरा नाइट्रोजनस बेस ये होगा, तीसरा ये होगा। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, तो कहोगे प्रोजेक्ट इनसाइड फ्रॉम शुगर। 3 क्वेश्चन हैं। जब कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी तो चाहे जितनी लंबी चेन बना लो, एक किनारे पर हमको फ्री क्या मिल जाएगा, फास्फेट, और एक किनारे पर फ्री क्या मिल जाएगा, OH। जो फ्री फास्फेट है वो 5वें कार्बन पर है, और जो फ्री OH है वो तीसरे कार्बन पर है। जो फ्री फास्फेट वाला किनारा है उसी किनारे को क्या कहोगे, 5' इंड, और जो फ्री OH वाला किनारा है उसको क्या कहोगे, 3' इंड। इसका नाम 5' इंड क्यों रखा, क्योंकि यहाँ फ्री फास्फेट है कहाँ, 5वें कार्बन पर। और इसका नाम 3' इंड क्यों रखा, क्योंकि यहाँ फ्री OH है कहाँ, थर्ड कार्बन पर। DNA क्या है, तो कहो लंबा सा पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। किसी ऑर्गेनिज्म में जो लेंथ ऑफ DNA है वो किससे जुड़ा मसला है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या बेस पेयर। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म का। जैसे एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम 5174 है, 5386 न्यूक्लियोटाइड। पेयर में ना बताइएगा, पेयर होंगे ही नहीं। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा 48502 बेस पेयर हैं। तो अगर इतने बेस पेयर हैं तो इतने ही न्यूक्लियोटाइड पेयर हैं, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या डबल हो जाएगी। इस्चरीचिया कोलाई या ई कोलाई में 4 से जुड़े 10⁻6 बेस पेयर हैं, तो बेस डबल हो जाएंगे। ह्यूमन में हेप्लॉइड में 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर हैं, तो
बेस पूछेगा तो फिर डबल कर दीजिएगा। और डिप्लॉयड में तो डबल होना ही है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह रहा है कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं। एक का नाम नाइट्रोजनस बेस पहले से पता है, पेंटोज शुगर, राइबोज आरएनए, डीऑक्सीराइबोज डीएनए, और फास्फेट ग्रुप होगा। 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, एक का नाम प्यूरीन जिसमें एडेनिन और एक का नाम पिरिमिडीन जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन वो पिरिमिडीन है जो कॉमन है डीएनए और आरएनए। प्यूरीन तो दोनों में कॉमन ही है, प्यूरीन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, पिरिमिडीन में साइटोसिन वो पिरिमिडीन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में है। पिरिमिडीन में ही थाइमीन वो है जो सिर्फ डीएनए में है, और पिरिमिडीन में ही यूरेसिल वो है जो केवल आरएनए में है। किसकी जगह? थाइमीन। नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएंगे किस OH से? OH ऑफ फर्स्ट कार्बन, बॉन्ड कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और रिजल्ट क्या? न्यूक्लियोसाइड। जैसे देखो एडेनोसिन बना या डीऑक्सी एडेनोसिन बना, ग्वानोसिन बना या डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन बना या डीऑक्सी साइटिडीन। अब देखो यूरेडीन बना अगर आरएनए है, अब डीऑक्सी यूरेडीन थोड़े लिख देंगे, फिर क्या बनेगा? डीऑक्सी थाइमिडीन। और जब फास्फेट जुड़ गया किस OH से? 5वें कार्बन वाले OH से। किसके? न्यूक्लियोसाइड से। तो लिंकेज कौन सा? फास्फोएस्टर लिंकेज, और नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शुगर। क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है वो डीएनए होगा कि आरएनए होगा, वो डिपेंड करेगा शुगर कौन सा है। मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। 2 टाइप के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे किसके द्वारा? देखो इसका उल्टा मत बोल दीजिएगा, 5,3 फास्फोडाइस्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 3,5 फास्फो। क्यों? 3 नंबर कार्बन का OH और 5 नंबर कार्बन के फास्फेट, तो बना क्या? डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो मेनी मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंटेड इन सच मैनर टू फॉर्म क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये डायग्राम देख लीजिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जरा नंबरिंग बता दीजिए बस। अगर ये एडेनिन यहाँ जुड़ा है इसका मतलब कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है और ये कार्बन 5। 1 पर एडेनिन है, 5 पर फास्फेट है। फिर वही हाल, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो बताओ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच बना? किसके बीच बना? तो इसके तीसरे कार्बन और इसके 5वें, इसी का नाम क्या? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो नंबरिंग फिर कर लेंगे। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5। चेन देखो, चाहे जितनी लंबी चेन बना लो, तीसरे कार्बन का OH 3 हाइड्रोक्सिल फ्री मिलेगा और 5वें कार्बन का फास्फेट क्या करेगा? फ्री मिलेगा। तो ये लंबी चेन बनाओगे तो इस किनारे पर फ्री क्या मिला? फास्फेट, और इस किनारे पर फ्री क्या मिला? OH। जहां फ्री फास्फेट मिला उसका नाम 5' एंड, और जहां फ्री OH मिला उसका नाम 3' एंड। नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिएगा। पॉलीमर हैज फॉर्म्ड द साइड, एक एंड पर क्या फ्री होगा? एक एंड पर फ्री होगा फास्फेट, और कहां पर? 5' एंड। इसी नाते इसका नाम क्या रखेगा? 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और दूसरे किनारे पर क्या होगा? फ्री OH होगा। कितने नंबर? 3rd कार्बन, और इसको कहोगे क्या? 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी होती किससे? शुगर और फास्फेट। नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं किससे? शुगर से, जो प्रोजेक्ट होते हैं कहां से? बैकबोन से। ये डीएनए और आरएनए के कंपेयर की 2 लाइनें लिखी हैं, कोई खास बात नहीं है, आगे फिर से लिखाएंगे। आरएनए में कोई भी न्यूक्लियोटाइड की खास बात, वहां एक एडिशनल OH मिलेगा,
कितने नंबर पर? अगर आरएनए है तो एडिशनल ओएच हमको कहाँ मिलेगा? सेकेंड। और अगर आरएनए है तो एक और स्पेशल चीज मिलेगी, क्या? यूरेसिल। किसकी जगह? थाइमीन। बस थाइमीन का दूसरा नाम लिख लीजिए, 5 मिथाइल यूरेसिल, वहां ये बढ़ा लीजिए। थाइमीन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल। मतलब यूरेसिल में 5वें नंबर कार्बन पर मिथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? थाइमीन हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक ये रटने वाला है। इसमें थ्योरी दी है, सुन लेते हैं, रट लेते हैं। पहला सवाल ये है कि डीएनए क्या है और इसकी सही जानकारी मिलना कब से शुरू हुई? तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और एसिडिक नेचर का होता है। ये दुनिया को बताया फ्रेडरिक मिस्चर ने। न्यूक्लियस में पाया जाता है, एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था। इन्होंने नाम जो दे दिया था वो न्यूक्लिन दे दिया था। ठीक, फिर से सुन लेते हैं। डीएनए एसिडिक होता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया? तो आंसर देंगे फ्रेडरिक मिस्चर ने किया, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया, क्या? न्यूक्लिक एसिड। बाद के एक वैज्ञानिक आए हैं अल्टमान, उन्होंने कहा जब एसिड है और न्यूक्लियस के अंदर है तो इसका नाम क्या रख देना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड रख देना चाहिए। रख दिया, क्या बात खत्म। ये घटना लगभग 1869 की है, जब इन्होंने डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर आइडेंटिफाई किया था। लेकिन डीएनए वास्तव में क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये समझने में अगले लगभग 75-80 साल लग गए, ये पता होने में कि डीएनए है क्या। फिर सन आया 1953 और वैज्ञानिक आए कौन से? वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन लोगों ने मार्च 1953, ये मार्च कहाँ लिखा है? यहाँ नहीं लिखा है। इससे जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर जब शुरू किए थे तो वहाँ साइंटिस्ट दिया है ना भाई में, तो वहाँ पर लिखा है मार्च 1953। तो हो सकता महीना भी आपसे पूछ ले। 1953 मार्च के महीने में, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी और ज़्यादा सर्दी नहीं थी, ठीक है, होली का टाइम था, ऐसे मान लीजिए, कुछ याद रहे बस एग्जाम तक। उस टाइम इन्होंने दुनिया को स्ट्रक्चरल डिटेल बताया। तो डीएनए का स्ट्रक्चरल डिटेल दुनिया के सामने किसने प्रेजेंट किया? वाटसन एंड क्रिक। और इन्होंने क्या कह के प्रेजेंट किया कि हमारा एक डीएनए का मॉडल है जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। और कब दिया? 1953 में दिया। अच्छा, मार्च 1953, हाँ, मार्च 1953 में दिया। ठीक है, ये बताओ कि कैसे इनको पता चल गया कि डीएनए का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहां दो क्वेश्चन है। इनका जो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए है उसका आधार क्या है, बेसिक्स क्या है? तो कहोगे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। एक वैज्ञानिक हैं, कौन से? मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके डाटा के हिसाब से इन्होंने अंदाजा लगाया। एक और बात, वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल है उसमें सबसे बड़ी जो काम की चीज है वो है बेस पेयरिंग। एक तरफ के डीएनए के बेस दूसरे तरफ के डीएनए स्ट्रैंड के बेस आपस में पेयर बनाते हैं, इसको बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का आइडिया इनके माइंड में कहाँ से आया? तो भी इनका चुराया हुआ है। वो एक वैज्ञानिक हैं अरविंद चरगाफ, उन्होंने बताया था कि एक सिस्टम होता है। तो अरविंद चारगाफ के हिसाब से बेस पेयरिंग निकाल लिया। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसका? रोजालैंड फ्रैंकलिन वगैरह से। तो इनका अपनी खोज कुछ नहीं है, कुछ यहाँ से व्यवस्था किए, कुछ यहाँ से व्यवस्था किए और सब जोड़ घाट के बता करके बता दिए। तो क्वेश्चन रटने वाले हैं। डीएनए एसिडिक होता है, पहली बार न्यूक्लियस के अंदर आइडेंटिफाई किसने किया? तो आंसर देंगे क्या? फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, कब किया? 1869। फिर काफी टाइम लग गया। 1953 मार्च में
डीएनए का स्ट्रक्चरल डिटेल दुनिया के सामने कौन लाए? वाटसन एंड क्रिक। क्या कहे? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिए, किस आधार पर? तो कहोगे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के आधार पर। और एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसका था? इनका था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसका था? मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन। अच्छा, इनके खास बात यह है, हॉलमार्क जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेस पेयरिंग। और वो कहां से चुराए? एरविन चारगाफ से। तो ये सब रटने वाला है, इसको लिख लीजिए। हाँ, न्यूक्लिक एसिड टर्म नहीं दिए थे। टर्म कौन सा दिए थे? न्यूक्लिन दिए थे। तो टर्म न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम अल्टमान है, उन्होंने दिया हुआ। लिख लो। तो पहले रटने वाला निपटाते हैं। वैज्ञानिक का नाम फ्रेडरिक मिस्चर और ईयर 1869। इन्होंने क्या बताया? डीएनए इज एसिडिक मटीरियल फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन, किसमें? न्यूक्लियस। इन्होंने नेम दिया क्या? न्यूक्लिन। ठीक, क्या नाम नहीं दिया? न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया। वैज्ञानिक बदल गए, अल्टमान। इन्होंने गेव टर्म न्यूक्लिक एसिड। फिर वैज्ञानिक बदल गए, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। कब? मार्च 1953। इन्होंने क्या दिया? स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ डीएनए दिया। प्रपोज किया फेमस मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। ये किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ किसका था? मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन। इस डबल हेलिक्स मॉडल का जो हॉलमार्क है वो क्या है? वो बेस पेयरिंग है। और बेस पेयरिंग कहां से लाए? बेस
ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ। ऑब्जर्वेशन किसके लिए था? फॉर ऑब्जर्वेशन क्या था वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये सब रटना है आपको। इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। (1962) तो कम से कम इसी में नाम ले लिए होते इन सब लोगों का। अरे बैठो, कहां जा रहे हो? लिखे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। पहला सवाल यह है कि डबल हेलिक्स नाम क्यों रखे हैं? तो डबल हेलिक्स है, डबल अलग है और हेलिक्स अलग है। डबल का सिर्फ इतना मतलब है कि यहाँ डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, इसी नाते इसका नाम डबल है। और हेलिक्स का मतलब हेलिकल ट्विस्टिंग है, जो स्ट्रैंड है वो बिल्कुल सीधे नहीं है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग प्रोटीन में भी पढ़े थे, याद है? अल्फा हेलिक्स था। ध्यान से सुनिएगा, चाहे पॉलीपेप्टाइड हो और चाहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो, वो एक्सटेंडेड रॉड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हेलिक्स के फॉर्म में कॉइल हो जाएगा। जैसे हेलिक्स बनेगा वैसे पूछेगा एग्जामिनर कि राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है, बंद कर दो, तो कहेंगे ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। दूसरा सवाल, राइट हैंडेड हेलिक्स, दो क्वेश्चन। जैसे आप कहोगे कि डबल स्ट्रैंडेड है, वैसे एग्जामिनर पूछेगा कि दोनों स्ट्रैंड एक साथ हैं कैसे। तो ध्यान सुनिएगा, होता क्या है कि एक स्ट्रैंड पर जो बेस पाए जाते हैं उनकी पेयरिंग होती है दूसरे स्ट्रैंड पर पाए जाने वाले बेस से। और पेयरिंग की खास बात यह है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि मान लेते हमने यहाँ ए लिख दिया है, तो फिर इधर आपको टी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन से ही होती है। इसका ये भी मतलब है कि अगर आपको बता दिया जाए कि एक स्ट्रैंड पर ATA सीक्वेंस है, तो आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हो। दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस TAT होगा, तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। यही खास बात है इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की, कि यदि एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के नाते ही संभव हुआ, वरना संभव ना होता। एक और बात, दोनों स्ट्रैंड के जो बेस की पेयर बन जाता है वो साथ में कैसे रहेंगे? तो कहोगे दोनों के बीच बांड बन जाएगा, कौन सा? हाइड्रोजन बांड। अब हाइड्रोजन बांड कैसे बनेगा? तो कहोगे प्यूरीन का पेयर बनता है पिरीमिडीन से। अब जब प्यूरीन का पेयर पिरीमिडीन से बनेगा तो प्यूरीन में तो दो लोग आते हैं, एक आता है एडेनिन और एक आता है ग्वानिन। और पिरीमिडीन में भी दो लोग आते हैं, एक आता है थाइमिन और एक आता है साइटोसिन। तो पेयर किसका किससे बनेगा? तो कहोगे एडेनिन का पेयर थाइमिन से और ग्वानिन का पेयर साइटोसिन से। कितने हाइड्रोजन बांड? तो यहाँ 2 और यहाँ 3 हाइड्रोजन बांड। एक और क्वेश्चन, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे।
एक तो एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी है वो यूनिफॉर्म बनी रहेगी। ये एनसीईआरटी में लिखा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मेंटेन रहती है। किसके नाते? तो आंसर क्या दोगे? इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के नाते। एक और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? तो 2 होंगे या 3 होंगे। एक तरफ प्यूरिन, दूसरी तरफ पिरीमिडीन होगा। इस हाइड्रोजन बॉन्ड का एक फायदा और होगा, ये स्टेबिलिटी भी डीएनए में आएगी। दोनों स्ट्रैंड एक साथ रहेंगे, अगर अलग हो जाएंगे तो डीएनए डिस्ट्रॉय कर गया। तो डीएनए की स्टेबिलिटी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल है। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। डीएनए की स्टेबिलिटी में डीएनए का डबल स्ट्रैंड होना, दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होना, सेकंड नंबर कार्बन पर OH ना होना, ये भी तो एक स्टेबिलिटी का है, क्योंकि रिएक्टिव ग्रुप है नहीं। इसमें थाइमीन पाया जाना किसकी जगह है? यूरेसिल की जगह। ये सब भी स्टेबिलिटी के फैक्टर हैं। अभी आगे इकट्ठा लिखा देंगे आपको। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। खास बात ये है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन एंटी पैरेलल हैं। अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी हम 5' to 3' होगी, तो दूसरे की पोलैरिटी 3' to 5' होगी। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब अपोजिट पोलैरिटी। एक स्ट्रैंड यदि 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' होगा। ये दूसरी बात बता दी। एक और खास बात बताई, कहा डीएनए में हेलिक्स बनता है। कौन सा हेलिक्स होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। जब हेलिक्स होगा तो टर्न ऐसे बन जाएगा। तो क्यों हेलिक्स बन जाता वो समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लेते एक बेस पेयर ये है और दूसरा बेस पेयर ये है। बेस पर चार्ज यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ भी चार्ज निगेटिव होगा। अब दो निगेटिव चार्ज वाले एक साथ हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपल कर रहे होंगे। तो रिपल करने का तरीका है तो ऐसे दूर चले जाएं। तो दूर जाने के लिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये तो होना नहीं है। तो इन्होंने तरीका निकालना है। रिपल्सन हो रहा तो ऐसे हो जाते हैं। अब तो कुछ ना कुछ दूरी बढ़ गई। तो देखिए होता क्या है, बेस पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं तो दो बेस पेयर एक दूसरे के बीच 36 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगला फिर 36 का, अगला फिर 36 का। ऐसे जैसे 10 पेयर होंगे वैसे क्या हो जाएगा? 360 का एंगल हो जाएगा और एक टर्न पूरा हो जाएगा। तो ये हेलिक्स क्यों बन रहा है? तो कहोगे बेस पेयर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दो बेस पेयर के बीच 36 डिग्री का एंगल है, तो 10 बेस पेयर में कितना हो जाएगा? 360 का हो जाएगा। और 360 का मतलब एक टर्न हो गया। तो यहाँ जो एक टर्न ऑफ हेलिक्स होता है उसी को कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। और एक टर्न में कितनी लंबाई हो जाएगी? तो कहोगे 3.4 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर हो जाएंगे? 10 बेस पेयर। 3.4 नैनोमीटर कहो और चाहे इसी को क्या कह दो 34 एंगस्ट्रॉम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पिच में 10 बेस पेयर हैं और पिच की लंबाई इतनी है, तो 10 बेस पेयर की लंबाई इतनी है तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस। क्या चाहते हो? 3.4 एंगस ट्राम। तो 5 क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। पहला सवाल, ये कौन सा हेलिक्स है? तो कहोगे राइट हैंडेड हेलिक्स है। इसका नाम डबल हेलिक्स क्यों है? डबल स्ट्रैंडेड है। दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हैं किसके द्वारा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का फायदा क्या है? हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर एक का सीक्वेंस पता चल जाए तो दूसरे का सीक्वेंस बता सकते हैं। ये प्यूरिन की पेयरिंग पिरीमिडीन से है, एडेनिन की पेयरिंग थाइमीन से है, ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन से है। और बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने? तो या तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड या तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। एक और बात बताइए, दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी निश्चित बनी रहती है, यूनिफॉर्म। उसके पीछे वजह क्या है? यही आंसर क्या देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आखिरी सवाल, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर ऐसे जैसे सीढ़ियां रखी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। तो रिपल करने के चक्कर में कितना एंगल बन गया? 36 डिग्री का एंगल बन गया। तो 10 बेस पेयर में कितना एंगल हो जाएगा? 360 डिग्री, मतलब एक टर्न हो जाएगा। एक
टर्न में डीएनए की जो भी लंबाई होती है उसको कहते क्या है, पिच ऑफ डीएनए। और पिच ऑफ डीएनए कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या 10 बेस पेयर। तो ये ऐसे ऐसे हेलिक्स बनेगा। अगर ऐसे ऐसे हेलिक्स बनेगा तो सर्कल भी तो बन गया। तो डायमीटर पूछाता है, हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है, तो कहेंगे 20 एंगस्ट्रॉम। कौन सा, 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोटाइड का या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, तो कहोगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी तो हेलिकल होता है, वैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी क्या है, हेलिकल। पॉइंट्स कुछ लिख रहा हूं वो आप लिख लीजिए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है बिटवीन बेस ऑफ बोथ स्ट्रैंड। इसका मतलब ये होता है यदि एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता चल जाए तो आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में पेयरिंग होती है किसकी, प्यूरीन की पिरिमिडीन या पिरिमिडीन की प्यूरीन। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका फायदा होता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड, स्टेबिलिटी भी आती है। एडेनिन का पेयर थाइमीन से बनता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन का पेयर साइटोसिन से बनता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। पैरेलल के एंटी मतलब एक की पोलैरिटी यदि 5' to 3' है तो दूसरे की पोलैरिटी 3' to 5', मतलब दोनों के 3 एक तरफ, दोनों के 5 एक तरफ नहीं होंगे। पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स क्या है, तो कहोगे लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ 1 टर्न। एक टर्न की जितनी लेंथ होती है उसको पिच कहते हैं। और एक टर्न में आते कितने हैं, 10 बेस पेयर। और लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो। एक बेस पेयर स्टॉक का मतलब रखा है ओवर द अदर बेस पेयर, और इससे भी क्या आती है, एडिशनल स्टेबिलिटी आती है। बस खास बात है कि ये बनाता है 36 डिग्री का एंगल विद अदर। तो 2 बेस पेयर के बीच कितना एंगल है, 36। एक का दूसरे से 36, तो 10 होंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। लिख लिया। पढ़ लेते हैं। डीएनए क्या है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, फॉस्फेट प्रेजेंट कहाँ है, न्यूक्लियस। सबसे पहले बताया किसने, फ्रेडरिक मिक्सचर। कब, 1869। लेकिन नाम क्या दे दिए, टेक्निकल लिमिटेशन था कि लंबा सा डीएनए इंटैक्ट निकले, उसके बारे में जानकारी पता चले, इसमें काफी टाइम लग गया। ये तो 1953 में 2 वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के आधार पर, जो किसने दिया था, मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन, इन्होंने प्रपोज कर दिया सिंपल लेकिन फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनके मॉडल की एक सबसे खास बात है वो बेस पेयरिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लेकिन ये जो बेस पेयरिंग का प्रोपोजिशन है वो कहाँ से आया था, तो कहोगे ऑब्जर्वेशन ऑफ अरविंद चारगाफ, जो किसके लिए था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या है, ये भी एक लाइन नहीं बताई है, केवल पढ़ लेते हैं अभी। रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, एंड लगाते जा रहे हैं। ये कांस्टेंट होता है और होता कितना है, 1। ये अभी अलग से पढ़ेंगे। बेस पेयरिंग कन्फर वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
अगर सीक्वेंस ऑफ बेस एक स्ट्रैंड का आप जानते हो तो सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड को क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। इफ ईच स्ट्रैंड, अगर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करे तो सिंथेसिस हो सकती है किसकी, नई स्ट्रैंड की। यार वो बाद में पढ़ेंगे आगे हम लोग। सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये बना होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब दो स्ट्रैंड, जहां जो बैकबोन है वो किसकी बनी है और बेस निकले हुए किधर की तरफ, अंदर की तरफ। बेटा बातचीत ना करो। बोथ चेन हैव क्या, एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब एक की पोलैरिटी क्या है तो दूसरे की। द बेसेज इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस पेयर बनेगा। एडेनिन का दो हाइड्रोजन बॉन्ड किससे, थाइमीन, और ग्वानिन का साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एज ए रिजल्ट प्यूरिन किसके अपोजिट आ जाएगी, पिरिमिडीन। और इसी ना तो लाइन देखो लिखी है, लगभग लगभग क्या बना रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड। टू चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन और पिच ऑफ हेलिक्स कितना 3.4 नैनोमीटर। वो नैनोमीटर क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, रफली लगभग लगभग 10 बेस पेयर इन वन टर्न। इसी नाते डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर निकल के आई कितनी, प्लेन देखो, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ ये भी क्या देगा, स्टेबिलिटी। जरा सही साइड में लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए उसके कई कारण है, लिख डालिए। डबल स्ट्रैंडेड है, दूसरा OH एब्सेंट एट कहाँ, सेकेंड कार्बन, तीसरा थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस, पांचवा बेस पेयर स्टैक्स ओवर अदर। इतने कारण है स्टेबिलिटी के। हेडिंग डालिए, चारगाफ रूल, जो एक लाइन वो लिखी थी, क्या लिखा है, एडेनिन एंड थाइमीन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो कांस्टेंट और 1 होता है। वो तो एक लाइन लिख के चले गए, लेकिन वो इस एक लाइन को खोलेंगे तो बहुत सारी लाइनें हैं। तो हेडिंग डालिए, चारगाफ रूल। दो तो रटने वाले सवाल हैं। चारगाफ रूल किस पर लागू है और किस पर लागू नहीं है, तो कहोगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर अप्लाई है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर अप्लाई नहीं है, और ना ही आरएनए पर अप्लाई है। तो लिख लीजिए, अप्लाई ओनली ओवर क्या,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉट फॉर किसके लिए नहीं है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और किसके लिए नहीं है? आरएनए के लिए भी नहीं है। रूल कहता क्या है? रूल कह रहा है कि रेशियो बिटवीन किसके? एडेनिन एंड थाइमीन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन क्या है? आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। ये तो रटने के लिए है। अब इसका इस्तेमाल देखो कैसे होगा। देखिए जरा, तो इस्तेमाल ऐसे है, कह रहे हैं कि एडेनिन और थाइमीन का जो रेशियो है वो 1 है। समझ में आ गई बात? ये भी तो कह रहे हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो भी 1 है। इसका मतलब देखो है, इसका ये मतलब है कि एडेनिन बराबर है थाइमीन के। भाई ये आंसर 1 कब आएगा? ये दोनों बराबर होंगे। इसका ये भी तो मतलब है कि ग्वानिन बराबर है किसके? साइटोसिन के। अच्छा, एडेनिन है क्या? प्यूरीन। और थाइमीन क्या है? पिरिमिडीन। तो इसका ये भी तो मतलब है कि प्यूरीन बराबर है पिरिमिडीन के। प्यूरीन बराबर है किसके? पिरिमिडीन के। बात सिर्फ एक बताए थे। इसका यह भी तो मतलब है कि प्यूरीन और पिरिमिडीन का रेशियो क्या होगा? 1 होगा। इसका यह भी मतलब है कि एडेनिन और ग्वानिन ले लो ऊपर और थाइमीन और साइटोसिन ले लो नीचे। ये भी क्या है? 1। बात एक ही है। उस एक लाइन में इतने फार्मूले निकल आए हैं। प्यूरीन पिरिमिडीन के बराबर है तो प्यूरीन अपान पिरिमिडीन इक्वल टू 1 है। प्यूरीन में कौन होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन में कौन होते हैं? थाइमीन और साइटोसिन। जोड़ के फिर 1 हो गए। तो चाहे ये कहो सब क्या है? एक ही चीज है, बस ये नहीं है, अलग लिख रहे हैं। एडेनिन प्लस थाइमीन अपान ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये 1 नहीं होता है। ये कांस्टेंट फॉर स्पीसीज होता है। तो ये है क्या? ये चारगाफ रूल नहीं है, ये बेस रेशियो है। और ये चारगाफ है। चाहे कहो एडेनिन और थाइमीन 1 है, चाहे कहो ग्वानिन साइटोसिन 1 है, चाहे एडेनिन बराबर थाइमीन कहो, चाहे ग्वानिन बराबर साइटोसिन कहो, चाहे प्यूरीन बराबर पिरिमिडीन कहो, चाहे प्यूरीन अपान पिरिमिडीन इक्वल टू 1 कहो, चाहे वो कह लो एडेनिन और ग्वानिन जोड़ लो और थाइमीन और साइटोसिन जोड़ लो, ये 1 है इनका रेशियो। लेकिन ये अलग है। देखिए, या एडेनिन प्लस थाइमीन लिखा है, लिख लिया। तो असली जो यहां क्वेश्चन बनता है वो इसी फार्मूले से बनता है। कैसे निकालते वो देख लीजिए। शुरू करें। तो यहां देखिए, अभी बताया है कि प्यूरीन बराबर होते हैं
पिरीमिडीन की। और प्यूरीन में होते कौन हैं? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरीमिडीन में होते कौन हैं? थायमीन और साइटोसिन। ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 50% फिर ये होंगे। इसका मतलब है कि 50% ये होंगे, तो 50% ये होंगे। इसका ये भी मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि 20% एडेनिन कह दिया, तो ये है तो 50%, तो कितने बचे? ये 30%। अच्छा, अभी बताया था कि एडेनिन किसके बराबर होता है? थायमीन के। तो अगर यहाँ 20 लिखे हो तो यहाँ 20% लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ 30 लिखे हो तो यहाँ 30 लिखना पड़ेगा। तो इतना ही करना होता है। ये 50%, ये 50%, 50 में ये 20 तो ये 10, अगर ये 20 तो ये 20, ये 30 तो ये 30। लिखो, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 100 base pair, out of which only 30 thymine present. Calculate number of other base in this DNA. मन में कैलकुलेशन करके आंसर न निकालें, रफ पे कुछ निकाल लें, अपना आंसर अपने पास लिख लें। हमारे से मैच कर गया तो समझ में आ गया, नहीं तो फिर अगले साल पढ़ लीजिएगा, फिर समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि डीएनए में 100 बेस पेयर हैं। तो कितने बेस हैं? 200 बेस है। इस 200 बेस में से प्यूरीन, अब अपना दिमाग ना लगाओ, जो बता रहे हैं वो देखो, तुमको टाइम दे चुका हूं लगाने का। हमारा तुम्हारा आंसर मैच किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 200 बेस हो गए, और जैसे 220 होंगे वैसे 100 क्या हो जाएंगे? प्यूरीन, और 100 क्या हो जाएंगे? पिरीमिडीन। इस 100 में 2 लोग होंगे, एडेनिन और ग्वानिन, और इस 100 में भी 2 लोग होंगे, थायमीन और साइटोसिन। बस आपको बताना है कि किसका नंबर दिया है इसमें। थायमीन, थायमीन कितने हैं? 30। तो अब पीछे बता क्या है कि जितने थायमीन होते उतने ही, तो ये भी क्या हो गए? 30 हो गए। अब सोचो, अगर थायमीन 30 है, टोटल 100 है, तो ये कितने होंगे? और अगर ये 70 हैं तो ये भी क्या होंगे? 70। लिखो, बोले। क्वेश्चन, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 3200 बेस
आउट ऑफ विच 820 आर guanine. Calculate number of hydrogen bond in this DNA. तुम्हें क्या लगता है बार बार वही कैलकुलेट करवाएंगे? इस डीएनए में हाइड्रोजन बांड कितने हैं और फास्फोडाइस्टर बांड कितने हैं? तो देखो निकाला कैसे जाता है वो समझ लीजिए बस, क्योंकि बेस का कैलकुलेशन तो बहुत आसान है और सब लोग निकाल लेते हैं। एग्जामिनर को पता चल चुका, पूछेगा ही नहीं। अब ये पूछेगा, देखो किसी पर्टिकुलर डीएनए में कितने बेस दिए हैं? 3200 बेस, पेयर नहीं लिखा है। अब अगर 3200 बेस हैं तो इसी में से प्यूरीन होंगे और इसी में से, और दोनों का बराबर होना निश्चित है। बराबर होना निश्चित है तो बराबर तभी होंगे जब इधर की तरफ कितने होंगे? 1600 और इधर की तरफ भी होंगे 1600। इन 1600 में से कौन दिया है? 1600 में से थाइमीन होगा और साइटोसिन होगा, और 1600 में से एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा। किसकी संख्या दी है? इसकी 820 दी है। तो अगर ये 820 है तो ये बताओ कितने होंगे? तो 1600 में से घटा दो, कितने बचे? 780। अब अगर ये 820 है तो ये भी, और अगर ये 780 है तो ये भी 780। लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछा कुछ और है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो बेस की पेयरिंग होगी, और अगर बेस पेयरिंग होगी तो एडेनिन का पेयर थाइमीन से और ग्वानिन का पेयर साइटोसिन से बना होगा। ये बताओ एडेनिन थाइमीन के कितने पेयर होंगे? तो देखो जितने एडेनिन उतने थाइमीन। अगर एक एडेनिन हो और एक थाइमीन हो तो एक ही पेयर तो बनेगा। तो जितने एडेनिन उतने थाइमीन उतने पेयर। तो कितने एडेनिन कितने थाइमीन तो कितने पेयर? 780 पेयर। तो ग्वानिन साइटोसिन कितने पेयर होंगे? तो भाई जितने ग्वानिन उतने साइटोसिन उतने पेयर। कितने? अच्छा एक और बताओ, एक पेयर में कितने हाइड्रोजन बांड होते हैं? तो यहां एक पेयर में 2 हाइड्रोजन बांड है, तो हाइड्रोजन बांड बताओ। तो अगर हाइड्रोजन बांड निकालना होगा तो 2 गुणे 780, और इसमें हाइड्रोजन बांड निकालना होगा तो एक में 3 होते हैं, तो 3 गुणे 820। तो आंसर यहां कितने आए सही बताना। और यहां कितने? यहां 2400। तो बताओ टोटल हाइड्रोजन बांड कितने आए? तो 1560 प्लस 2400
60 सही निकाले हो ये? जोड़ो भाई। 4000। क्या निकाल ली हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे निकाले? पहले बेस का नंबर पता करो, फिर उनके पेयर बताओ, फिर या तो 2 से या तो 3 से गुणा करो, तब जोड़ो तो ऐसा आएगा। अब आता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये और आसान, डबल स्टैंड है, हाँ या ना? तो एक स्टैंड में कितने बेस होंगे? एक स्टैंड में होंगे 1600 और दूसरे में भी होंगे 1600 बेस। इधर देखो जरा, एक बेस लो, दूसरा बेस लो, तीसरा बेस लो। अगर 2 बेस हैं तो एक बॉन्ड होता है, अगर 3 है तो एक और हो जाएगा। तो जितने बेस उससे कम एक बॉन्ड है। भाई बेस 3 तो बॉन्ड 2, बेस 2 तो बॉन्ड 1, तो बेस 1600 तो बॉन्ड कितने? यहां फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने? 1599। और इधर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इधर भी तो 1599। हाँ या ना? हंस काहे रहे हो? गलत बता दिए क्या? तो बताओ टोटल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो टोटल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो जो भाई इधर के हैं, जो इधर के जोड़ लो। 1599 प्लस 1599 तो कितना हो गए? बताओ। 3198। देखो वो जमाना बदल चुका है कि आपसे बेस का नंबर दे करके बेस का नंबर पूछेगा। अब आपसे पूछेगा क्या? या तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर या तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर। निकाले कैसे वो समझ लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर निकालना है तो हमको AT और GC पेयर के नंबर निकालने पड़ेंगे। निकाल के 2 से और 3 से गुणा करके जोड़ दीजिएगा। और हमको फास्फोडाइस्टर अगर निकालना है तो पहले पता करना बेस कितने हैं। 3200, 1600 इस स्टैंड पर, 1600 स्टैंड पर। जितने बेस होते उससे एक कम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। बेस 1600 तो बॉन्ड कितने? 1599। तो 1599 इधर बॉन्ड और 1599 इधर बॉन्ड, तो टोटल कितने? 3198। बस